चलिए अब आगे चलते हैं हम जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ। जूट जो है इट इज़ सेकेंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की जो सेकेंड नंबर की इंडस्ट्री है वो जूट इंडस्ट्री है, यानी कि जूट जो भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इसका नंबर हम दूसरा ले सकते हैं। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट। भारत जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है किसमें? जूट प्रोडक्शन में और जूट से बनी चीज़ों में, यानी कि भारत का नंबर फर्स्ट आता है जूट प्रोडक्शन में और इससे बनी चीज़ों में। इंडिया इज़ एट सेकेंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट, लेकिन भारत का नंबर दूसरा आता है एक्सपोर्ट के मामले में। तो एक्सपोर्ट में सबसे आगे हमसे कौन है? हमारे पड़ोसी बांग्लादेश। ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस 80%। जितना भी जूट भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% जो जूट है वो हमें कहाँ से मिलता है? वेस्ट बंगाल से। आंध्र प्रदेश से लगभग 10% मिलता है, यानी कि टोटल देश का जो प्रोडक्शन है उसमें से 90% तो ये दो स्टेट्स ही हमें दे देती हैं, और बाकी जो बचा हुआ 10% है वो हमें मिलता है बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा जैसे स्टेट से। मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाई जूट। अब जूट को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि उसको साफ करने के लिए, धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इसलिए ये जो मिल्स हैं, यानी कि जूट की जो मिल्स रहती हैं, ये ज़्यादातर कहाँ लगाई जाती हैं? बैंक्स ऑफ रिवर, और बंगाल के अंदर ये ज़्यादातर हुगली नदी के किनारे पे लगाई गई हैं। दिस इंडस्ट्री इज कंसनट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू चीप लेबर फोर्स। इसको वेस्ट बंगाल में ज़्यादा लगाने का तात्पर्य ये है, इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पर चीप लेबर आसानी से मिल जाती है, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज भी उस तरफ आसानी से मिल जा रहा है, और पोर्ट्स भी है वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इस कारण से इसका जो रुझान है ज़्यादा वेस्ट बंगाल की तरफ हमें देखने को मिलता है। Today the demand for jute has decreased because of the other options in packing materials for goods. आज हम बात करें तो जूट की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि पैकिंग मटेरियल आप जानते हैं ना, जिसमें आप गेहूं वगैरह रखते थे, वो बोरियां जो होती हैं, वो सैक्स जो होती हैं गेहूं और अनाज पैक करने के लिए, वो सब जूट से ही बनता है, रस्सियां वगैरह। लेकिन अब पैकिंग मटेरियल की जो डिमांड है वो दूसरी चीज़ें पूरी कर देती है, इस कारण से जूट इंडस्ट्री काफ़ी कम होती जा रही है, डिमांड इसकी कम होती जा रही है। जूट इंडस्ट्री को कुछ और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जूट, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, एंड डिमांड इज़ डिक्रीजिंग। अब डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ हमें सस्ते में बेचनी पड़ेगी, लेकिन डिमांड कम होने के कारण इसके जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तो ज़्यादा ही होता जा रहा है। इस कारण से इंडस्ट्री को काफ़ी मुश्किल से संभालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है हमें इसमें भी। तो हम आगे पढ़ेंगे भी सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। सिल्क प्रोडक्शन हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन। सिल्क जो है उसका लॉन्ग, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। चाइना के बाद इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से चाइना ने हमें पटकनी दे दी है, सबसे आगे चाइना है और हमारा दूसरा नंबर आता है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि सिल्क प्रोडक्शन में सेकंड नंबर है हमारा। इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड। सिल्क कितने प्रकार के भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं? 4 तरह के। दीज आर, कौन कौन से हैं ये याद रखने आपको। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये किसी जानवर के नाम नहीं है, ये सिल्क टाइप्स के नाम है। पहला है मलबरी, दूसरा एरी, तासर एंड मूगा। ये सब हमारे सिल्क्स के नाम है, जो भी सिल्क भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो 4 तरह के जिनके बारे में हमने देखा, ये चारों तरह के सिल्क जो है भारत में पाए जाते हैं। टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। आज लगभग 300 सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज भारत के अंदर हैं। कितने? 300। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क आर। आज जो भी स्टेट्स सिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं उनका नाम अगर हम लेने जाएं तो उसमें हम ले सकते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये स्टेट्स जो हैं ये सिल्क प्रोडक्शन में आगे हैं। सिल्क एंड क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। सिल्क के कपड़े जो हैं वो कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं हम? यूरोप में, अफ्रीका में और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिसाइड्स दीज
आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी। इनको हम जर्मनी, सिंगापुर, यूएस, कुवैत, मलेशिया और रशिया जैसे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज़ फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। अब देखिए यहाँ भी हमारी कंपटीशन जो है बहुत टफ है। किसके साथ? चाइना के साथ। तो चाइना जो है वो हमें हर जगह पर टफ कंपटीशन देता नज़र आ रहा है। तो इस दिशा में हमें जल्द ही कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा ताकि हम अपने देश की जो इंडस्ट्री है उसको बचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी चैप्टर के अंदर। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ। एज अ कॉटेज इंडस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, यानी कि ये इंडस्ट्री भी काफ़ी पुरानी मानी जाती है। मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब। ज़्यादातर जो वुलन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? पंजाब में हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी वुलन मिल्स हैं। अहमदाबाद और जामनगर की बात करें गुजरात के अंदर, तो यहाँ भी वुलन इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल रही है। कुछ और मेजर सेंटर्स इसके जो हैं वो है बीकानेर, जयपुर राजस्थान के अंदर, देन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वुलन कारपेट्स। भारत जो है वुलन कारपेट्स भी प्रोड्यूस करता है। वुलन क्लॉथ इज़ एक्सपोर्टेड। भारत का जो वुलन क्लॉथ है वो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया जैसे देशों के अंदर। अब हम आगे चलते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ। द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो कपड़ा सिंथेटिक फाइबर से बनता है, किससे बनता है? सिंथेटिक फाइबर से बनता है। मेड बाय मैन इज स्ट्रॉन्ग। जो कपड़ा हम सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इंसान के द्वारा बनाया गया। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और डज नॉट रिटेन रिंकल्स। इसके ऊपर रिंकल्स भी नहीं पड़ते, यानी कि इसके ऊपर इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल जो आप कपड़े खरीदते हैं अगर वो प्योर कॉटन के होंगे तो कॉटन जो है एक तो वो जल्दी उसका रंग खराब हो जाएगा, दूसरा कॉटन के कपड़े को आप बिना आयरन किए नहीं पहन सकते हैं और वो सिकुड़ भी जाता है धोने के बाद थोड़ा थोड़ा। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिस कारण से जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो काफ़ी कम पसंद किए जाते हैं आजकल। लेकिन कॉटन के कपड़ों में गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है और बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ड्यूरेबल रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और रिंकल्स नहीं पड़ते उनको बिल्कुल भी। हैंस दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेरी मच। इस कारण से सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। तो कॉटन फाइबर्स आर मिक्सड विद सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन फाइबर को सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है। देखिए दोनों को मिक्स करके मिक्स्ड वैरायटी बनाई जाती है जिसमें आधा कॉटन फाइबर रहता है और कुछ मात्रा उसमें सिंथेटिक फाइबर की रहती है। मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर। ये ज़्यादातर ये कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? ये किया जाता है केरला, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर। इसके कुछ सेंटर्स की बात करें तो सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और मोदी नगर, ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सेंटर्स भी माने जा सकते हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गन्ने के खेतों में, यानी कि शुगर इंडस्ट्री की तरफ। मेकिंग जैगरी फ्रॉम द शुगर केन जूस इज़ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। पुराने समय से ही शुगर जो है, शुगर केन से जैगरी बनाना हमारे यहाँ पर बहुत पुराने समय से ही सब चलता आ रहा है। शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल। सबसे पहले नंबर पर हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री आती है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा नंबर आता है शुगर इंडस्ट्री का। आफ्टर रिपिंग द क्रॉप ऑफ शुगर केन की क्रॉप जो है उसको जब हम काट लेते हैं, इट हैज़ टू बी स्क्वीज्ड विद इन 24 आवर। इसको स्क्वीज़ करना पड़ता है। स्क्वीज़ मतलब इसका रस निकालना पड़ता है। कितनी देर के अंदर? 24 आवर्स के अंदर। सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट रिड्यूस्ड, यानी कि इसका रस अगर इसको रख देंगे तो ये सूख जाएगा। इस कारण से इसका जो रस है जो वो रिड्यूस ना हो, कम ना हो, इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर इसका जूस निकालना पड़ता है। अदरवाइज इट्स शुगर कंटेंट विल डिक्रीज। अगर रस कम निकलेगा तो शुगर उसमें से कम निकलेगी। दैट इज़ वाई द शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स। यही एक कारण है कि शुगर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर
उन जगहों पे लगाई जाती है जहाँ पर शुगर केन नज़दीक में उगता हो। शुगर फैक्ट्रीज़ जो है कहाँ कहाँ लोकेटेड है, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसी स्टेट्स के अंदर ये इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप की गई है। दिस इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड इन गुजरात एट बारडोली, गंदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच, कोडिनार एंड तलालागिर। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फल फूल रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जीवन की है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें, पेपर इंडस्ट्री। पेपर जिस पे हम पूरा दिन लिखते हैं और बहुत ज़्यादा हम पेपर को वेस्ट भी करते हैं। स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो बुक जो है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। पेपर इज़ मेड आउट ऑफ सॉफ्ट। पेपर किससे बनता है? सॉफ्ट वुड से, यानी कि सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है। बैम्बू, ग्रास, मोलासेस यानी कि घास एक तरह की, इन सब का यूज़ इसमें किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन, ये कहाँ कहाँ बनाया जाता है? एपी में बनता है ये ज़्यादा, आंध्र प्रदेश यानी कि, देन महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, हरियाणा जैसी जगहों पर ये ज़्यादा इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ज़्यादा वहाँ पर बनाया जाता है। अब हम चलते हैं आगे हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, those industries wherein minerals are used as raw materials are known as mineral based industries। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पे मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये सब मिनरल पे बेस्ड हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले हम। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम मेन यानी कि बेस मान सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि आयरन स्टील जो है एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी उपयोग में आता है, आयरन और स्टील। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस इंडस्ट्री, इसको बेस इंडस्ट्री कहा गया है इसीलिए। देखिए आप, मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन। मशीनें भी आयरन स्टील से बनती हैं और दूसरी कंस्ट्रक्शन के जो भी साधन है, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जाता है वो भी स्टील और आयरन से ही बनी चीज़ों से किया जाता है। दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ की इंडस्ट्री, इसको हम की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, यानी कि कुंजी, चाबी, ये डेवलपमेंट की चाबी है ये। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वर्ड्स इन डेमस्कस। भारत से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता था स्वर्ड्स बनाने के लिए। क्या स्वर्ड्स? स्वर्ड्स मतलब तलवारें बनाने के लिए डेमस्कस नामक जगह पे। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पोर्टो नोवा। आयरन इंडस्ट्री जो पहली भारत में लगाई गई थी वो पोर्टो नोवा तमिलनाडु में लगाई गई थी, जिसको क्लोज किया गया था कुछ रीजंस के कारण थोड़े समय के बाद। सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ रॉ आयरन वॉज मेड एट कुल्टी। लेकिन इसके बाद कुल्टी में एक और इंडस्ट्री लगाई गई जहाँ पर सक्सेसफुली ये इंडस्ट्री डेवलप की गई। इन 1970 द फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड एट जमशेदपुर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। 1907 में जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री लगाई गई, जो कि टिस्को के द्वारा लगाई गई थी, टाटा स्टील के द्वारा, वहाँ पर लार्ज स्केल पे ये सब चीज़ें यानी कि आयरन प्रोड्यूस करना शुरू हुआ था। फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड एट बर्नपुर इन बंगाल। इसके अलावा बंगाल में बर्नपुर में इंडस्ट्री लगाई गई। इसके बाद भद्रावती जो कि कर्नाटक में है यहाँ पर। फिर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन भिलाई, रूरकेला एंड एट दुर्गापुर। अदर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज वर फाउंडेड एट बोकारो। इसके अलावा बोकारो में भी लगाई गई, विशाखापट्टनम, सालेम। आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील। आयरन स्टील बनाने के लिए सिर्फ आयरन और की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, आयरन और के साथ साथ कोयला चाहिए,
फिर लाइमस्टोन चाहिए और मैंगनीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, आयरन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। अ मिनी स्टील प्लांट हैज़ बीन फाउंड नियर हजीरा इन गुजरात। यहाँ पर गुजरात के अंदर भी एक मिनी स्टील प्लांट लगाया गया है हजीरा में, गुजरात में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आयरन स्टील फैक्ट्रीज एक्सेप्ट टाटा इज़ हैंडेड ओवर टू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो पूरी जो भारत के अंदर आयरन स्टील फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी उनकी बागडोर सब दे दी गई है किसके हाथ में, सेल के हाथ में। व्हाट इज सेल? सेल एक अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सब इंडस्ट्रीज़ को, सब स्टील इंडस्ट्रीज़ को ये जो सेल है ये देखती है, ये हैंडल करती है। लेकिन टाटा जो स्टील है, सिर्फ टाटा की जो इंडस्ट्री है यानी कि टाटा स्टील इंडस्ट्री यानी कि टिस्को, उसको ये सेल हैंडल नहीं करती है। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। भारत में इंडिया रैंक्स 5th, भारत जो है वो 5वें नंबर पे आता है आयरन स्टील प्रोडक्शन के अंदर। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम इतने देशों के अंदर 5वें नंबर पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जितने भी यहाँ पर जो डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर के, ये सब जगह हैं जहाँ पर स्टील इंडस्ट्री लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर इसी पार्ट में है। उसके बाद अगर हम इधर देखें गुजरात के अंदर मिनी स्टील प्लांट यहाँ था, विजयनगर, भद्रावती और सालेम, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर स्टील इंडस्ट्री लगाई गई है। चलिए आगे देखते हैं अभी हम एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस मिनरल इज़ लाइट इन वेट। इसके कुछ खूबियाँ हैं एल्यूमिनियम की, आप जानते हैं ये लाइट वेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मेलेबल यानी कि आसानी से इसको आप इसको टिन के डब्बे की तरह पतला पतला इसको ठोक कर इसको काफ़ी पतली जो इसकी है प्लेट्स बना सकते हैं। स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बिजली पास हो सकती है और इसकी सबसे खास बात कि ये रस्ट प्रूफ है, इसको जंग नहीं लगता है। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको बॉक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइड कहा जाता है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। अदर मिनरल्स आर मिक्सड विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ दूसरे मिनरल्स जो हैं मिक्स होते हैं, विच इज़ यूज़फुल इन मेकिंग कार्स। और इसको एल्यूमिनियम को हम दूसरे जो मिनरल्स हैं उनको मिक्स करके हम इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे हम कार्स बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, रेलवे के अंदर उसका उपयोग किया जाता है, एरोप्लेन्स भी बनाए जाते हैं क्योंकि लाइट मटेरियल रहता है ना इसलिए, और बहुत सारी मशीनें भी इससे बनाई जाती हैं। अबाउट 40 to 50% ऑफ एक्सपेंसेस इज़ इनकर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें 40 से 50% जो खर्चा है वो बिजली का ही आता है। सो दिस इंडस्ट्री इज़ फाउंडेड वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट आर इजीली अवेलेबल। तो इस कारण से इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाए और बॉक्साइट जो है और जो है इसका वो आसानी से मिल जाए, वहाँ पर इंडस्ट्री को ज़्यादा सेटअप किया जाता है। कुछ जगह जो बताई गई यहाँ पर उड़ीसा, बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्री फल फूल रही है। अब हम कॉपर को रिफाइन करने चलते हैं, यानी कि कॉपर रिफाइनिंग की तरफ। कॉपर जो है उसका उपयोग हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर। आप जानते हैं जितनी भी तारें होती हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर कॉपर का यूज़ किया जाता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए। और दूसरा, इट कैन बी मिक्सड विद अदर मेटल्स ईजीली। दूसरे मिनरल्स के साथ इसको ईजीली हम मिक्स कर सकते हैं। कॉपर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा इससे रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते हैं, एसीज़ बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है, गाड़ियों के रेडिएटर्स बनते हैं, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स भी बनते हैं कॉपर के, तांबे के। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट जो थी वो भारत के अंदर फाउंड की गई थी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, दैट इज़ ICC। कहाँ पर? घाटशिला के अंदर, झारखंड में। 1972 की बात करें तो 1972 में ICC वॉज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उन्नीस सौ 72 में ICC को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ले लिया, HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बिसाइड्स HCL
टुडे कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। HCL के अलावा आज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं जो कि कॉपर को प्रोड्यूस करती हैं। येट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। यानी कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं होता है कि हम उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, इसलिए हमें कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। देखिए कॉपर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, इसलिए हमें कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं केमिकल इंडस्ट्री की तरफ। द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। केमिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल दो तरह के रहते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा रहता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री मानी जाती है। इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर। इससे क्या क्या बनता है? इससे आर्टिफिशियल फाइबर बनता है, आर्टिफिशियल रबर बनाई जाती है, प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, कलर बनता है, केमिकल्स बनते हैं और इवन मेडिसिन्स भी प्रोड्यूस होती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज़ फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री जो है वो ऑयल रिफाइनरीज के पास में और पेट्रोकेमिकल सेंटर्स के पास में लगाई जाती हैं। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री। भारत की जो पोजीशन है इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री के अंदर, जो कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो खेतों में छिड़कने के लिए, उसके अंदर भारत की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो केमिकल इंडस्ट्री है वो गुजरात के अंदर है, गुजरात इसको लीड करता है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, भरूच ये मेजर सेंटर्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की तरफ। फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1906 एट रानीपत इन तमिलनाडु। 1906 में रानीपत के अंदर तमिलनाडु में पहली केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगाई गई थी। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री एट सिंदरी। ये तब डेवलप होने लगी जब फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम FCI के नाम से भी जानते हैं, FCI मतलब फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई, कहाँ पर लगाई? सिंदरी के अंदर। दिस इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन गुजरात। ये गुजरात में भी है, तमिलनाडु के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब और केरला में भी है। इन गुजरात द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लोकेटेड एट। गुजरात में कहाँ कहाँ है? कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा एट्सेट्रा। इन जगहों पर ये इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है गुजरात में।